नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नोएडा की स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 50वें स्थापना दिवस पर लगभग 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और एक भव्य मेगा शो का आयोजन प्रस्तावित था, जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी तय थी। लेकिन हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों और उनके उग्र विरोध के कारण पूरे कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। श्रमिकों का कहना था कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को बड़ा आयोजन रद्द करना पड़ा। अब यह कार्यक्रम सिर्फ साधारण हवन पूजन तक सीमित कर दिया गया है। इस फैसले से प्रशासन और श्रमिकों के बीच तनाव की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। यह मामला प्रदेश में श्रमिक असंतोष का बड़ा संकेत माना जा रहा है। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव में राजनीतिक दम है तो वे अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर निकलकर गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता को अमेठी में हराया था। उनका यह बयान उस समय आया जब संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक समर्थन के अभाव में पारित नहीं हो सका। इस बयान से राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। भाजपा और सपा के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यह चुनौती आगामी चुनावों के लिए एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रही है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों को लेकर एक खास निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 अप्रैल को देश भर के सभी संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क करने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर टिकट नहीं लिया जाएगा। हालांकि ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए आज 200 का अतिरिक्त शुल्क जारी रहेगा। इस फैसले से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखने पहुंच सकते हैं। यह पहल सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। लगभग RCC 700 करोड़ की लागत से तैयार यह 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे यात्रा को बेहद आसान बना देगा। अमौसी से आजाद चौक तक का सफर अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। NHAI ने इस पर टोल टैक्स भी निर्धारित कर दिया है। कार चालकों को एक तरफ के लिए RS 275 देना होगा, जबकि 24 घंटे के भीतर वापसी पर RS 415 का शुल्क तय किया गया है। ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच आर्थिक और यातायात कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। लोगों को जाम और लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। लोकसभा में भाजपा सांसद रविकिशन ने नारी शक्ति से जुड़े मुद्दे पर भावुक भाषण दिया। उन्होंने अपने बचपन की गरीबी का जिक्र करते हुए बताया कि उनके घर में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शौचालय के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, जो बेहद पीड़ादायक था। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने वर्षों तक इन समस्याओं को नजरअंदाज किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला और शौचालय निर्माण को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा। उनका भाषण सदन में काफी चर्चा का विषय बना। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि जो भी अवसर मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और उन्हें अवसरवादी बताया। उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पिछड़े मुस्लिमों को OBC का दर्जा दिया था। मायावती का यह बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इससे दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में भाजपा नेता संगीत सोम ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए देश भर में ऐसे ढांचों को हटाने की मांग की। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला और उन्हें ऐतिहासिक शासकों से जोड़कर टिप्पणी की। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ बयान करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी से जुड़े दोहरी नागरिकता मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
कोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश देते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। नेपाल सरकार ने सीमा पर व्यापार को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 800 से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर अब कस्टम शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सीमावर्ती भारतीय व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ा है। सीमा पर नोटिस चस्पाकर इस नियम को लागू किया गया है। इससे स्थानीय बाजारों में व्यापार घटने की आशंका है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद में हुए श्रमिक आंदोलनों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई हैं, जिसमेमें प्रदेश को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुशल श्रमिकों का वेतन 813,940 से बढ़ाकर 816,768 कर दिया गया है। इससे लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई को ध्यान में रखकर लिया गया है। श्रमिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी भी और सुधार की जरूरत है। यह कदम औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। सरकार जल्द ही कई जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला करने जा रही है। बाराबंकी, चंदौली और सुल्तानपुर समेत लगभग 11 जिलों में नए डीएम तैनात किए जाएंगे। इस बार 2016 बैच के युवा आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी देने की योजना है। आनंद वर्धन और ईशान प्रताप सिंह जैसे नाम इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही नई तबादला नीति भी लाई जा रही है, जिसमें समूह 1 के अधिकारियों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करना है। इस बदलाव से शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक कानून को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद मुस्लिम समाज में तलाक के मामलों में 96% की कमी आई है। उन्होंने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून ने महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी है। साथ ही उन्होंने समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और अपने अनुभव साझा की। उनका यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पुराने आपराधिक मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मोहम्मद ताबेश खान और उनके भाई को सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में दर्ज मामले में दोनों को दोषी पाया गया। आरोप था कि उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। अदालत ने दोनों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले को कानून व्यवस्था के प्रति सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। यह संदेश देने की कोशिश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में सपा विधायक विजमा यादव समेत 10 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह मामला डकैती, आगजनी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाब मांगा है और रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। आगे की सुनवाई में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। संभल जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दूसरे दिन भी बुलडोजर अभियान जारी रहा। सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में रखा। मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प घटना सामने आई। मंच पर मौजूद एसडीएम अचानक संतुलन खो बैठे और गिरने लगे। उसी समय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने डिप्टी सीएम की इस संवेदनशीलता की सराहना की। यह घटना एक मानवीय पहलू को दर्शाती है, जहां प्रोटोकॉल से ऊपर इंसानियत को रखा गया।
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे गांव के लोगों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को विशेष राहत मिलेगी। पंचायत स्तर पर ही आधार अपडेट और नए कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने इसकी तकनीकी तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही यह सुविधा जमीन पर दिखाई देगी। यह कदम डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नोएडा की एक मोबाइल फैक्ट्री में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके मोबाइल से कई संदिग्ध चैट मिली हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ बाहरी तत्वों ने युवाओं को भड़काने की कोशिश की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लाभ अभी मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अन्य पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहीं। मायावती ने कहा कि भविष्य में और सुधार की गुंजाइश रहेगी। उनका बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इससे दलित और महिला वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना है। आंगनबाड़ी भर्ती 2026 को लेकर युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सभी नियम और दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट कर दी है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। नोएडा बॉर्डर पर एक राजनीतिक विवाद देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वे मजदूरों से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। इस पर सपा ने सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। यह मामला लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू की जा रही है। इसके तहत एक जिले में 3 साल और एक मंडल में 7 साल से अधिक तैनाती नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। दिव्यांग और बीमार कर्मचारियों को राहत दी गई है। यह नीति प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इससे कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। बस्ती जिले में एक बुजुर्ग के साथ अजीब मामला सामने आया है। उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। अब वे खुद को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना से प्रशासन में हलचल मच गई है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सरकारी लापरवाही का उदाहरण बन गया है। मौसम विभाग ने यूपी के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तेज गर्मी और बारिश दोनों की संभावना है। कई जिलों में तापमान 14 डिग्री पार कर चुका है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव से फसलों पर असर पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कैराना की सांसद इकरा हसन ने महिला आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को विशेष अवसर मिलने चाहिए। उनके बयान के बाद सदन में चर्चा तेज हो गई। कई नेताओं ने इस मुद्दे का समर्थन किया। यह सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग खुद को अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करने को कहा गया है। सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल सुरक्षा सिखाना है। जनगणना को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी दे सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। सरकार का लक्ष्य सटीक डेटा जुटाना है। इससे विकास योजनाओं में मदद मिलेगी। डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी। अखिलेश यादव ने नोएडा के श्रमिक मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों के हितों की रक्षा करने की मांग की। यह बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय कम होगा। व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
यह परियोजना प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा अवसर है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर सख्ती की बात कही है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उनका बयान राजनीतिक चर्चा में है। हमीरपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है। युवक नियम तोड़ता हुआ दिखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवाओं को कानून का पालन करने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी गई है। वाराणसी में पुलिस को प्रतिबंधित औषधियों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से चल रही गुप्त जांच के बाद पुलिस ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत जुटाए गए हैं, जिन्हें अदालत में प्रस्तुत किया गया है। यह गिरोह फर्जी तरीकों से दवाओं की सप्लाई कर रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कड़ियां जुड़ी होने की आशंका है, जिसके चलते अन्य एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईंधन की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी की गई हैं, जिनमें कुछ जगहों पर मामूली राहत मिली है। हालांकि बड़े शहरों में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। आम जनता को सलाह दी जा रही है कि वे नियमित रूप से अपने शहर की ताजा कीमतों की जानकारी लेते रहें। सरकार भी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। उन्नाव जिले के किसानों के लिए फसल खरीद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। जो किसान पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें अपनी उपज बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और इसे ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों की मदद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। लाखों छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा परिषद ने बताया है कि कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। अब डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोर्ड का प्रयास है कि परिणाम समय पर और बिना किसी त्रुटि के घोषित किए जाएं। इस बार भी रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। यह परिणाम उनके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश के प्रमुख शहरों में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ जिलों में अब छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा, जिन्हें कार्य दिवस में समय नहीं मिल पाता। लखनऊ और मेरठ जैसे शहरों में यह व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इससे कार्यालयों में भीड़ कम होगी और काम तेजी से होगा। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए और सरकारी प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएं।